नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ ऐश्वर्या राय निगम। आपका स्वागत है गुनाहों का देवता की इस अगली कड़ी में। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप इस अद्भुत यात्रा की कोई भी कड़ी मिस ना करें। तो आइए कहानी का सफर आगे बढ़ाएं। चंदर गया। सुधा ने इशारे से पास बुलाकर बिठा लिया। चंदर, हमारा दिमाग ठीक नहीं है, बैठ जाओ, लेकिन कुछ बोलना मत, बैठे रहो। उसके बाद दिन भर अजब सा गुजरा। जब जब चंदर ने उठने की कोशिश की, सुधा ने उसे खींचकर बिठा लिया। घर तो उसने जाने ही नहीं दिया। बिनती वहीं खाना ले आई। सुधा कभी चंदर की ओर देख लेती, फिर तकिए में मुंह गड़ा लेती। बोली एक शब्द भी नहीं, लेकिन उसकी आंखों में अजब सी कातरता थी। पापा आए, घंटों बैठे रहे। पापा चले गए तो उसने चंदर का हाथ अपने हाथ में ले लिया, करवट बदली और तकिए पर अपने कपोलों से चंदर की हथेली दबाकर लेटी रही। पलकों से कितने ही गरम गरम आंसू छलककर गालों पर फिसलकर चंदर की हथेली भिगोते रहे। चंदर चुप रहा, लेकिन सुधा के आंसू जैसे नसों के सहारे उसके हृदय में उतर गए, और जब हृदय डूबने लगा तो उसकी पलकों पर उतर आए। सुधा ने देखा, लेकिन कुछ भी नहीं बोली। घंटा भर बहुत गहरी सांस ली, बेहद उदासी से मुस्कुराकर कहा, हम दोनों पागल हो गए हैं। क्यों चंदर? अच्छा, अब शाम हो गई, जरा लॉन पर चलें। सुधा चंदर के कंधे पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। बिनती ने दवा दी, थर्मोमीटर से बुखार देखा। बुखार नहीं था। चंदर ने सुधा के लिए कुर्सी उठाई। सुधा ने हंसकर कहा, चंदर, आज बीमार हूं तो कुर्सी उठा रहे हो? मर जाऊंगी तो अर्थी उठाने भी आना, वरना नरक मिलेगा, समझे ना? छी, ऐसे को बोल ना बोला करो दीदी। सुधा लॉन में कुर्सी पर बैठ गई। बगल में नीचे चंदर बैठ गया। सुधा ने चंदर का सर अपनी कुर्सी में टिका लिया और अपनी उंगलियों से चंदर के सूखे होंठों को छूते हुए कहा, चंदर, आज मैंने तुम्हें बहुत दुखी किया। क्यों? लेकिन जाने क्यों दुखी ना करती तो आज मुझे वह ताकत ना मिलती जो मिल गई। और सहसा चंदर के सर को अपनी गोद में खींचती हुई सी सुधा ने कहा, आराध्य मेरे, आज तुम्हें बहुत सी बातें बताऊंगी, बहुत सी। बिनती उठकर जाने लगी तो सुधा ने कहा, कहाँ चली? बैठ तू यहाँ, तू गवाह रहेगी, ताकि बाद में चंदर ये ना कहे कि सुधा कमजोर निकल गई। बिनती बैठ गई। सुधा ने क्षण भर आंखें बंद कर ली और अपनी वेनी पीठ पर से खींचकर गोद में डाल ली और बोली, चंदर, आज कितने ही साल हुए जब से मैंने तुम्हें जाना है। तब से अच्छे बुरे सभी कामों का फैसला तुम ही करते रहे हो। आज भी तुम ही बताओ चंदर, कि अगर मैं अपने को बहुत संभालने की कोशिश करती हूँ और नहीं संभाल पाती हूँ तो ये कोई पाप तो नहीं? तुम जानते हो चंदर, तुम जितने मजबूत हो उस पर मुझे घमंड है कि तुम कितनी ऊंचाई पर हो। मैं भी उतना ही मजबूत बनने की कोशिश करती हूँ, उतने ही ऊंचे उठने की कोशिश करती हूँ। अगर कभी कभी फिसल जाती हूँ तो ये अपराध तो नहीं? नहीं, चंदर बोला। और अगर अपने उस अंतर्द्वंद के क्षणों में तुम पर कठोर हो जाती हूँ तो तुम सह लेते हो। मैं जानती हूँ, तुम मुझे जितना स्नेह करते हो उसमें मेरी सभी दुर्बलताएं धुल जाती हैं। लेकिन आज मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ चंदर, कि मुझे खुद अपनी दुर्बलताओं पर शर्म आती है, और आगे से मैं वैसी ही बनूंगी जैसे तुमने सोचा है चंदर। चंदर कुछ नहीं बोला, सिर्फ घास पर रखे हुए सुधा के पांव पर अपनी कांपती उंगलियां रख दी। सुधा कहती गई, चंदर, आज से कुछ ही महीने पहले जब केसु ने मुझसे पूछा था कि तुम्हारा दिल कहीं झुका था तो मैंने इनकार कर दिया था। कल पम्मी ने पूछा, तुम चंदर को प्यार करती हो, तो मैंने इनकार कर दिया था। मैं आज भी इनकार करती हूँ कि मैंने तुम्हें प्यार किया है या
तुमने मुझे प्यार किया है, मैं भी समझती हूँ और तुम भी समझते हो। लेकिन ये ना तुमसे छिपा है ना मुझसे कि तुमने जो कुछ दिया है वह प्यार से कहीं ज़्यादा ऊंचा और प्यार से कहीं ज़्यादा महान है। मैं ब्याह नहीं करना चाहती थी। मैंने परसों इनकार कर दिया था। इतना रोई थी, खींची थी, बाद में मैंने सोचा कि ये गलत है, ये स्वार्थ है। जब पापा मुझे इतना प्यार करते हैं तो मुझे उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। पर मन के अंदर की जो खींच थी, जो कुढ़न थी, वह कहीं तो उतरती ही। वह मैं अपने पर उतार देना चाहती थी। मन में आता था अपने को कितना कष्ट दे डालूं, इसलिए अपने गैराज में जाकर मोटर संभाल रही थी। लेकिन वहां भी असफल रही और अंत में वह खींच अपने मन पर भी ना उतार कर उस पर उतारी जिसको मैंने अपने से भी बढ़कर माना है। वह खींच उतरी तुम पर। चंदर ने सुधा की ओर देखा। सुधा मुस्कुराकर बोली, ना, ऐसे मत देखो। ये मत समझो कि अपने आज के व्यवहार के लिए मैं तुमसे क्षमा मांगूंगी। मैं जानती हूँ मांगने से तुम दुखी भी होगे और डांटने भी लगोगे। खैर, आज से मैं अपना रास्ता पहचान गई हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझे कितना संभल कर चलना है। तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे अपने को क्या बनाना होगा ये भी मैं समझ गई हूँ। मैं खुश रहूंगी, सबल रहूंगी और सशक्त रहूंगी, और जो रास्ता तुम दिखलाओगे उधर ही चलूंगी। लेकिन एक बात बताओ चंदर, मैंने ब्याह कर लिया और वहां सुखी ना रह पाई, फिर और उन्हें वे भावना उपासना ना दे पाई, और फिर तुम्हें दुख हुआ। चंदर ने घास का एक तिनका तोड़कर कहा, देखो सुधा, एक बात बताओ। अगर मैं तुम्हें कुछ कह देता हूँ और उसे तुम मुझी को वापस दे देती हो तो कोई बहुत ऊंची बात नहीं हुई। अगर मैंने तुम्हें सचमुच ही स्नेह या पवित्रता जो कुछ भी दिया है उसे तुम उन सभी के जीवन में ही क्यों नहीं प्रतिफलित कर सकती जो तुम्हारे जीवन में आते हैं, चाहे वह पति ही क्यों ना हो। तुम्हारे मन में अक्षय स्नेह भंडार के उपयोग में इतनी कृपणता क्यों? मेरा सपना कुछ और ही है सुधा। आज तक तुम्हारी सांसों के अमृत ने ही मुझे ये सामर्थ्य दी कि मैं अपने जीवन में कुछ कर सकूं, और मैं भी यही चाहता हूं कि मैं तुम्हें वह स्नेह दूं जो कभी घटे ही ना। जितना बांटो उतना बढ़े, और इतना मुझे विश्वास है कि तुम यदि स्नेह की एक बूंद दो तो मनुष्य क्या से क्या हो सकता है। अगर वही स्नेह रहेगा तो तुम्हारे पति को कभी कोई असंतोष क्या हो सकता है। और फिर कैलाश तो इतना अच्छा लड़का है और उसका जीवन इतना ऊंचा कि तुम उसकी जिंदगी में ऐसी लगोगी जैसे अंगूठी में हीरा। और जहाँ तक तुम्हारा अपना सवाल है, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि अपना सब कुछ खोकर भी अगर मुझे कोई संतोष रहेगा तो यह देखकर कि मेरी सुधा अपने जीवन में कितनी ऊंची है। मैं तुमसे इस विश्वास की भीख मांगता हूँ। छी, मुझसे बड़े हो चंदर, ऐसी बात नहीं कहते। लेकिन एक बात है, मैं जानती हूँ कि मैं चंद्रमा हूँ, सूर्य की किरणों से ही जिसमें चमक आती है। तुमने जैसे आज तक मुझे संवारा है, आगे भी तुम अपनी रोशनी अगर मेरी आत्मा में भरते गए तो मैं अपना भविष्य भी नहीं पहचान सकूंगी। समझे? समझा, पगली कहेंगी। थोड़ी देर चंदर चुप बैठा रहा, फिर सुधा के पांव से सिर टिकाकर बोला, परेशान कर डाला 3 रोज से। सूरत तो देखो कैसी निकल आई है, और बैसाखी को कुल 4 रोज रह गए। अब मत दिमाग बिगाड़ना, वे लोग आते ही होंगे। बिनती, दवा ले आ। बिनती उठकर गई तो सुधा बोली, हटो, अब हम घास पर बैठेंगे। और घास पर बैठकर वह बोली, लेकिन एक बात है, आज से लेकर ब्याह तक तुम हर अवसर पर हमारे सामने रहना। जो कहोगे वह हम करते जाएंगे। हाँ, ये हम जानते हैं। चंदर ने कहा और कुछ दूर हटकर घास पर लेट गया और आकाश की ओर देखने लगा। शाम हो गई थी और दिन भर की उड़ी हुई धूल अब बहुत कुछ बैठ गई थी। आकाश के बादल ठहरे हुए थे और उन पर अरुणाई झलक रही थी। एक दुरंगी पतंग बहुत ऊंचे पर उड़ रही थी।
चंदर का मन भारी था। हालांकि जो तूफान परसों उठा था वह खत्म हो गया था, लेकिन चंदर का मन अभी मरा मरा हुआ सा था। वह चुपचाप लेटा रहा। बिनती दवा और पानी ले आई। दवा पीकर सुधा बोली, क्यों चुप क्यों हो चंदर? कोई बात नहीं। फिर बोलती क्यों नहीं? देखा बिनती, अभी अभी क्या कह रहे थे और अब देखो इन्हें। सुधा बोली, हम अभी बताते हैं इन्हें। बिनती बोली और ग्लास में थोड़ा सा पानी लेकर चंदर के ऊपर फेंक दिया। चंदर चौंक उठ बैठा और बिगड़ कर बोला, ये क्या बदतमीजी है? अपनी दीदी को यह सब दुलार दिखाया करो। तो क्यों पड़े थे ऐसे? बात करेंगे ऋषि मुनियों जैसे और उदास रहेंगे बच्चों की तरह। वाह रे चंदर बाबू, बिनती ने हंसकर कहा। दीदी, ठीक किया ना मैंने? बिल्कुल ठीक, ऐसे ही इनका दिमाग ठीक होगा। इतने में डॉक्टर शुक्ला आए और कुर्सी पर बैठ गए। सुधा के माथे पर हाथ रखकर देखा, अब तो तू ठीक है? हाँ पापा। बिनती, कल तुम्हारी माताजी आ रही हैं। अब बैसाखी की तैयारी करनी है। सुधा के जेठ आ रहे हैं और सास। सुधा चुपचाप उठकर चली गई। चंदर, बिनती और डॉक्टर साहब बैठे उस दिन का बहुत सा कार्यक्रम बनाते रहे। चंदर को सबसे बड़ा संतोष था कि सुधा ठीक हो गई थी। बैसाख पूनम के एक दिन पहले ही से बिनती ने घर को इतना साफ कर डाला था कि घर चमक उठा था। यह बात तो दूसरी है कि स्टडी रूम की सफाई में बिनती ने चंदर के बहुत से कागज बुहार कर फेंक दिए थे और आंगन धोते वक्त उसने चंदर के कपड़ों को छींटों से तर कर दिया था। उसके बदले में चंदर ने बिनती को डांटा था और सुधा देख देख कर हंस रही थी और कह रही थी, तुम क्यों चिढ़ रहे हो? तुम्हें देखने थोड़ी ही आ रही हैं हमारी सास। बैसाखी पूनम की सुबह डॉक्टर साहब और बुआ जी गाड़ी लेकर उनको लेवा लाने गए थे। चंदर बाहर बरामदे में बैठा अखबार पढ़ रहा था और सुधा अंदर कमरे में बैठी थी। अब 2 दिन उसे बहुत दब ढक कर रहना होगा। वह बाहर नहीं घूम सकती थी क्योंकि जाने कैसे और कब उसकी सास आ जाए और देख लें। बुआ उसे समझा गई थी और उसने गंभीर आज्ञाकारी लड़की की तरह मान लिया था और अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। बिनती कढ़ी के लिए बेसन फेंट रही थी और महराजी ने रसोई में दूध चढ़ा रखा था। सुधा चुपके से आई, किवाड़ की आड़ से देखा कि पापा और बुआ की मोटर आ तो नहीं रही है। जब देखा कि कोई नहीं है तो आकर चुप्पे से खड़ी हो गई और पीछे से चंदर के हाथ से अखबार ले लिया। चंदर ने पीछे देखा तो सुधा एक बच्चे की तरह मुस्कुरा दी और बोली, क्यों चंदर, हम ठीक है ना? ऐसे ही रहे ना? देखा, तुम्हारा कहना मानते हैं ना हम? हाँ सुधी, तभी तो हम तुमको इतना दुलार करते हैं। लेकिन चंदर, एक बार आज रो लेने दो, फिर उनके सामने नहीं रो सकेंगे। और सुधा का गला रूंध गया और आंख छलछला आई। जी सुधा, चंदर ने कहा। अच्छा नहीं नहीं। और झटके से सुधा ने आंसू पोंछ लिए। इतने में गेट पर किसी कार का भोंपू सुनाई पड़ा और सुधा भागी। अरे, ये तो पम्मी की कार है, चंदर बोला। सुधा रुक गई। पम्मी ने पोर्टिको में आकर कार रोकी। हेलो मेरे जुड़वा मित्र, क्या हाल है तुम लोगों का? और हाथ मिलाकर बेतकल्लुफी से कुर्सी खींचकर बैठ गई। इन्हें अंदर ले चलो चंदर, वरना अभी वे लोग आते होंगे। सुधा बोली, नहीं, मुझे बहुत जल्दी है। आज शाम को बाहर जा रही हूँ। बटे अब मसूरी चला गया है, वहां से उसने मुझे भी बुलाया है। उसके हाथ में कहीं शिकार में चोट लग गई है। मैं तो आज जा रही हूँ। सुधा बोली, हमें ले चलिएगा? चलिए कपूर, तुम भी चलो, जुलाई में लौट आना। पम्मी ने कहा, जब अगले साल हम लोगों की मित्रता की वर्षगांठ होगी तो मैं चलूंगा। चंदर ने कहा, आहा, अच्छा विदा। पम्मी बोली। चंदर और सुधा ने हाथ जोड़े तो पम्मी ने आगे बढ़कर सुधा का मुंह हथेलियों में उठाकर उसकी पलकें चूम ली और बोली, मुझे तुम्हारी पलकें बहुत अच्छी लगती हैं। अरे, इनमें आंसुओं का स्वाद है। अभी रोई थी क्या? सुधा झेंप गई। चंदर के कंधे पर हाथ रखकर पम्मी ने कहा, कपूर, तुम खत जरूर लिखते रहना, चलते तो बड़ा अच्छा रहता। अच्छा, आप दोनों मित्रों का समय अच्छी तरह बीते। और पम्मी चल दी। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब की कार आई। सुधा ने अपने कमरे के दरवाजे बंद कर लिए। बिनती ने सर पर पल्ला ढक लिया और चंदर दौड़कर बाहर गया।
डॉक्टर साहब के साथ जो सज्जन उतरे वह ठिगने से, गोरे से, गोल चेहरे के कुलीन सज्जन थे और खद्दर का कुर्ता और धोती पहने हुए थे। हाथ में एक छोटा सा सफरी बैग था। चंदर ने लेने को हाथ बढ़ाया तो हंसकर बोले, नहीं जी, क्या इतना सा बैग ले चलने में मेरा हाथ थक जाएगा? आप लोग तो खातिर करके मुझे महत्वपूर्ण बना देंगे। सब लोग स्टडी रूम में गए। वहीं डॉक्टर शुक्ला ने परिचय कराया। ये हमारे शिष्य और लड़के, प्रांत के होनहार अर्थशास्त्री चंद्र कुमार कपूर, और आप शाहजहांपुर के प्रसिद्ध कांग्रेसी कार्यकर्ता और म्यूनिसिपल कमिश्नर श्री शंकर लाल मिश्र। अब तो नहाय ले शंकरी, फिर चाय ठंडा हो जाइए, बुआ जी ने आकर कहा। आज बुआ जी ने बहुत दिनों पहले की बूटीदार साड़ी पहन रखी थी और शायद वे खुश थीं क्योंकि बिनती को डांट नहीं रही थी। नहीं, मैं तो वेटिंग रूम में नहा चुका, चाय में पीता नहीं, खाना ही तैयार कराइए। और घड़ी देखकर शंकर बाबू बोले, मुझे ज़रा स्वराज्य भवन जाना है और 2 बजे की गाड़ी से वापस चले जाना है और शायद उधर से ही चला जाऊंगा। उन्होंने बहुत मीठे स्वर से मुस्कुराते हुए कहा। ये तो अच्छा नहीं लगता कि आप आए भी और कुछ रुके नहीं, डॉक्टर शुक्ला बोले। हाँ, मैं खुद रुकना चाहता था, लेकिन माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है। कैलाश भी कानपुर गया हुआ है, मुझे जल्दी जाना चाहिए। बिनती ने लाकर थाली रखी। चंदर ने आश्चर्य से डॉक्टर साहब की ओर देखा। वह हंसकर बोले, भाई, ये लोग हमारी तरह छूत पाक नहीं मानते। शंकर तुम्हारे संप्रदाय के हैं, यहीं कच्चा खाना खा लेंगे। इन्हें ब्राह्मण कहत के है, ये तो किरस्तान है, हमारे धर्म बिगाड़न हिया आए के। बुआ जी बोली। बुआ जी ने ही ये शादी तय कराई थी, लड़का बताया था और दूर के रिश्ते से वह कैलाश और शंकर की भाभी लगती थी। शंकर बाबू ने हाथ धोए और कुर्सी खींचकर बैठ गए। चंदर की ओर देखकर बोले, आइए होनहार डॉक्टर साहब, आप तो मेरे साथ खा सकते हैं। नहीं, आप खाइए, चंदर ने तकल्लुफ करते हुए कहा। अजी वाह, मैं ब्राह्मण हूँ शुद्ध, मेरे साथ खाकर आपको जल्दी मोक्ष मिल जाएगा। कहीं हाथ में तरकारी लगी रह गई तो आपके लिए स्वर्ग का फाटक फौरन खुल जाएगा। खाओ। 2 कौर खाने के बाद शंकर बाबू ने बुआ जी से कहा, यही बहू है जो लड़की थाली रख गई थी। अरे राम कहा, वो तो हमारी छोरी है बंती, पहचानते हो ना? पिछले साल तो मुन्ना के विवाह में देखे हो बे, बुआ जी बोली। शंकर बाबू कैलाश से काफी बड़े थे, लेकिन देखने में बहुत बड़े नहीं लगते थे। खाते पीते बोले, डॉक्टर साहब, लड़की से कहिए रोटी दे जाए, मैं इसी तरह देख लूँगा और ज़्यादा तड़क भड़क की कोई ज़रूरत नहीं। डॉक्टर साहब ने बुआ जी को इशारा किया और वे उठकर चली गई। थोड़ी देर में सुधा आई, सादी सफ़ेद धोती पहने, हाथ में रोटी लिए दरवाजे पर आकर हिचकी, फिर आकर चंदर से बोली, रोटी लोगे? और बिना चंदर की आवाज़ सुने रोटी चंदर के आगे रखकर बोली, और क्या चाहिए? मुझे कढ़ी चाहिए, शंकर बाबू ने कहा। सुधा गई और कढ़ी ले आई, शंकर बाबू के सामने रख दी। शंकर बाबू ने आंखें उठाकर सुधा की ओर देखा। सुधा ने निगाहें नीची कर ली और चली गई। बहुत अच्छी है लड़की, शंकर बाबू ने कहा। इतनी पढ़ी लिखी लड़की में इतनी शर्म लिहाज नहीं मिलती। सचमुच, जैसे आपकी एक ही लड़की थी, आपने उसे खूब बनाया है। कैलाश की बिल्कुल योग्य लड़की है। ये तो कहिए डॉक्टर साहब की शिष्टा प्रबल होती है, वरना हमारा कहाँ सौभाग्य था। जब से मेरी पत्नी मरी, तभी से माताजी कैलाश के विवाह की जिद कर रही हैं। कैलाश अंतरजातीय विवाह करना चाहता था, लेकिन हमें तो अपनी जाति में ही इतना अच्छा संबंध मिल गया। तो तोहरे अबहिन कौन बैस है गई? तुहे काहे ना ही बहुरिया ले जाओ त्या, सुधी के अकेल मन ना लगी, बुआ जी बोली। शंकर बाबू कुछ नहीं बोले। खाना खाकर उन्होंने हाथ धोए और घड़ी देखी। अब थोड़ा सो लूं, अब या जाने दीजिए, आइए बातें करें हम और आप, उन्होंने चंदर से कहा। 1 बजे तक चंदर शंकर बाबू से बातें करता रहा और डॉक्टर साहब और सुधा वगैरह खाना खाते रहे। शंकर बाबू बहुत हंसमुख थे और बहुत पातूनी भी। चंदर को तो कैलाश से भी ज्यादा शंकर बाबू पसंद आए। बातें करने से मालूम हुआ कि शंकर बाबू की आयु अभी 30 वर्ष से अधिक की नहीं है। एक 5 वर्ष का बच्चा है और उसी के होने में उनकी पत्नी मर गई। अब वह विवाह नहीं करेंगे। वह गांधीवादी हैं
कांग्रेस के प्रमुख स्थानीय कार्यकर्ता हैं और म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं। घर के जमींदार हैं। कैलाश बरेली में पढ़ता था। अभी कैलाश का कोई इरादा किसी प्रकार की नौकरी या व्यापार करने का नहीं है। वह मजदूरों के लिए साप्ताहिक पत्र निकालने का इरादा कर रहा है। वह सुधा को बजाय घर पर रखने की अपने साथ रखेगा, क्योंकि वह सुधा को आगे पढ़ाना चाहता है। सुधा को राजनीतिक क्षेत्र में ले जाना चाहता है। बीच में एक बार बिनती आई और उसने चंदर को बुलाया। चंदर बाहर गया तो बिनती ने कहा, दीदी पूछ रही हैं, ये कितनी देर में जाएंगे? क्यों? कह रही हैं अब चंदर को याद थोड़ी ही है कि सुधा भी इस घर में है। उन्हीं से बात कर रही हैं। चंदर हंस दिया और कुछ नहीं कहा। बिनती बोली, ये लोग तो बहुत अच्छे हैं। मैं तो कहूँगी सुधा दीदी को इससे अच्छा परिवार मिलना मुश्किल है। हमारे ससुर की तरह नहीं है ये लोग। हाँ, फिर भी सुधा इतनी सेवा नहीं कर रही है इनकी। बिनती, तुम सुधा को कुछ शिक्षा दे दो इस मामले में। हाँ हाँ, हम सेवा करने की शिक्षा दे देंगे और ब्याह करने के बाद की शिक्षा अपनी अम्मी से दिलवा देना। खुद तो उनसे ले ही चुके होंगे आप। चंदर झींप गया। पाजी कहीं की, बहुत बेशर्म हो गई हो। पहले मुंह से बोल नहीं निकलता था। तुमने और दीदी नहीं तो किया बेशरम, हम क्या करें? पहले हम कितना डरते थे। बिनती ने उसी तरह गर्दन टेढ़ी करके कहा और मुस्कुराकर भाग गई। जब डॉक्टर साहब आए तो शंकर बाबू ने कहा, अब तो मैं जा रहा हूँ, यह माला मेरी ओर से बहू को दे दीजिए। और उन्होंने बड़ी सुंदर मोतियों की माला बैग से निकाली और बुआ जी के हाथ में दे दी। हाँ, एक बात है, शंकर बाबू बोले, ब्याह हम लोग महीने भर के अंदर ही करेंगे। आपकी सब बात हमने मानी, यह बात आपको हमारी माननी होगी। अब इतनी जल्दी? डॉक्टर शुक्ला चौंक उठे। यह असंभव है शंकर बाबू, मैं अकेला हूँ, आप जानते हैं। नहीं, आपको कोई कष्ट ना होगा, शंकर बाबू बहुत मीठे स्वर में बोले। हम लोग रीति रस्म के तो कायल हैं नहीं। आप जितना चाहे रीति रस्म अपने मन से कर ले। हम लोग तो सिर्फ 6-7 आदमियों के साथ आएंगे। सुबह आएंगे, अपने बंगले में एक कमरा खाली करा दीजिएगा, शाम को अगवानी और विवाह कर दें। दूसरे दिन 10 बजे हम लोग चले जाएंगे। यह नहीं होगा, डॉक्टर साहब बोले। हमारी तो अकेली लड़की है और हमारे भी तो कुछ हौसले हैं, और फिर लड़की की बुआ तो यह कभी नहीं स्वीकार करेंगी। देखिए, मैं आपको समझा दूं, कैलाश शादियों में तड़क भड़क के सख्त खिलाफ है। पहले तो वह इसलिए जाति में विवाह नहीं करना चाहता था, लेकिन जब मैंने उसे भरोसा दिलाया कि बहुत सादा विवाह होगा तभी वह राजी हुआ। इसलिए इसे आप मान ही ले। फिर विवाह के बाद तो जिंदगी पड़ी है। आपकी अकेली लड़की है, जितना चाहे करिए। रहा कम समय का तो शुभस्य शीघ्रम। फिर आपको कुछ खास इंतजाम भी नहीं करना। अगर कुछ हो तो कहिए, मैं यहीं रह जाऊं, आपका काम कर दूं। शंकर बाबू हंसकर बोले। कुछ देर तक बातें होती रही। अंत में शंकर बाबू ने अपने सौजन्य और मीठे स्वभाव से सभी को राजी कर ही लिया। उसके बाद उन्होंने सबसे विदा मांगी। चलते वक्त बुआ जी और डॉक्टर साहब के पैर छुए, चंदर से हाथ मिलाया और शंकर बाबू सबका मन जीत कर चले गए। बुआ जी ने माला हाथ में ली, उससे उलट पुलट कर देखा और बोली, एक औ आए रहे जूता खोर, एक ठो कागज थमाए के चले गए। और एक गहरी सांस लेके चली गई। डॉक्टर साहब ने सुधा को बुलाया। उसके हाथ में वह माला रखकर उसे चिपटा लिया। सुधा पापा की गोद में मूंछ छिपाकर रो पड़ी। उसके बाद सुधा चली गई और चंदर, डॉक्टर साहब और बुआ जी बैठे शादी के इंतजाम की बातें करते रहे। यह तय हुआ कि अभी तो इन्हीं की इच्छा अनुसार विवाह कर दिया जाए, फिर यूनिवर्सिटी खुलने पर सभी को बुलाकर अच्छी दावत वगैरह दे दी जाए। ये भी तय हुआ कि बुआ जी गाँव जाकर अनाज, घी, बढ़िया और नौकर वगैरह का इंतजाम कर लाएं और 15 दिन के अंदर लौट आएं। अगवानी ठीक 6 बजे शाम को हो जाए और सुबह के नाश्ते में क्या दिया जाए, ये सभी डॉक्टर साहब ने तय कर डाला। लेकिन निश्चय यह किया गया कि चूंकि आदमी बहुत कम आ रहे हैं, अतः सुबह शाम के नाश्ते का काम यूनिवर्सिटी के किसी रेस्टोरेंट को दे दिया जाए। इसी बीच में बिनती खरबूजा और शरबत लाकर रख गई और चंदन ने बहुत आराम से शरबत पीते हुए पूछा, किसने बनाया है? सुधा दीदी ने। आज बड़ी खुश मालूम पड़ती है, चीनी बहुत कम छोड़ी है, चंदर बोला। बुआ और बिनती दोनों हंस पड़ी। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कहानी को यहाँ तक सुना। उम्मीद है कि आपको यह हिस्सा भी पसंद आया होगा। ये कहानी अभी जारी है
और अगले एपिसोड में हम और भी दिलचस्प मोड़ और नए घटनाक्रम लेकर आएंगे। तो अगले एपिसोड का इंतज़ार ज़रूर करें और अपनी उत्सुकता यूं ही बनाए रखें। तब तक के लिए अलविदा।